हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपनी 12th की बेसिक की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। 10th का सारा सिलेबस कवर अप हो चुका है 11.2 को छोड़ के। उसको मैं अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे समझाने का ट्राई करूँगी ताकि ज़्यादा बेनिफिशियल हो, या फिर एक बार वो क्लास थोड़े बाद में लेंगे क्योंकि उस टाइम पे वो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि एक एग्जाम्पल आ सकता था और एक 11.1 का ही आ सकता था। मुझे पता है क्वेश्चन आया था बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, आप लोगों ने बना लिया होगा। अभी कर रहे हैं अपन 10th का सब कुछ कवर अप है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जितने भी आ सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना सारा सिलेबस कवर अप है 21 और 22 के बैच के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन इतनी भी ठीक नहीं हुई है। 4th स्टेज का बोल रहे हैं कि आ रही है और कई जगह पे आ भी चुकी है। कुछ नहीं कह सकते, अपने घर पे रहो। जैसे भी कोई कंडीशंस, जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं भी वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। बेनिफिशियल ये अभी घर से अगर बोल रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ लो तो पढ़ लेना चाहिए ना। आप अगर अच्छा मतलब अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप बाहर जाके भी क्या कर लेंगे, दुखी होने वाला काम है। तो इससे अच्छा है अपना घर पे कर लो। 10th का सारा सिलेबस कवर अप हो चुका है। 12th की बेसिक की सारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। बेसिक में जैसे कि आपके एमसीक्यू के रिगार्डिंग आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कंसेप्ट आपके मैथ्स के इतने अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे कि आप का इंटरव्यू में कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं कि हाँ भाई ये पूछा था कि ये सिलेबस में है या नहीं। तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद हो कि हाँ दिस वन इज इन माई 12th सिलेबस, इन 10th सिलेबस, इन 11th सिलेबस। बहुत बार हो जाती हैं चीज़ें कि स्किप हो जाती है माइंड से, बट इतना भी स्किप मत करना कि यही याद ना रही कि अभी चैप्टर था या नहीं था। डेफिनेशन तो बहुत दूर की बात है। तो अभी आप कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज। एनसीईआरटी से कर रहे हैं स्टार्ट। एनसीईआरटी देन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो आपकी सोल्ड है एनसीईआरटी की। जिस किसी को डाउट है तो वो प्लीज़ पूछ लेना। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाऊँगी। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जिनके डाउट होंगे उनकी ली जाएगी। मतलब अगर सेकंड प्रॉब्लम है आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में से, तो मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगी। बट आप बता देना कि दिस वन इज़ माई प्रॉब्लम, कि मुझसे नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल सबसे बन जाते हैं देखने के बाद, और एक्सरसाइज करने के बाद तो डेफिनेटली बन जाते हैं, कुछ नहीं होता उनके अंदर। आज आप कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन कंटिन्यू में एक्सरसाइज के साथ। 6 एक्सरसाइज आपके फर्स्ट चैप्टर में 10 मार्क्स की है और 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इट मीन्स आपकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यहाँ से एमसीक्यू की है, जो बेसिक में अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार आप करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन। आज रिलेशन की करेंगे, थोड़ी सी देख लेते हैं। मैंने वीडियो में अच्छे से डाल रखा है तो आप इतना फोकस नहीं होंगे इस चीज़ पे कि क्या होता है। वहाँ से अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या बताया हुआ है। इसी चीज़ को 15-20 मिनट 25 मिनट की वीडियो डाली हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे मैंने इन्हीं बातों को अच्छे से 3-4 बार एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द सेंस कि आपके माइंड में एटलीस्ट एक थोड़ी सी सेंस बन जाए कि ये रिलेशन है एंड दिस वन इज़ अ फंक्शन। तो अपना जो अगर एटलीस्ट रिलेशन की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इतना तो डिफरेंस पता चल जाए कि दिस वन इज रिलेशन एंड दिस वन इज अ फंक्शन, है ना। ठीक है, बिफोर कंटिन्यूइंग क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे भी और अपने हरियाणा लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके हरियाणा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस हो रहा है, बट एनसीईआरटी इज़ ऑल द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। मीन्स अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम 10th का, 11th का, 12th का, एटलीस्ट हायर से हायर और लोअर से लोअर एग्ज़ाम, कोई डी ग्रुप का है, एसएससी का है, केवीएस का है, किसी का भी है, सब में मैथ का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बेनिफिशियल है सारी की सारी क्लासेस। एटलीस्ट 10th तक का तो सब करना अच्छे से। और जिनका टीजीटी लेवल का है वो तो 12th तक का करेंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर पीजीटी लेवल का है तो वो अपना बीएससी तक का करें। बीएससी का भी मैं करवाऊँगी, बट अभी आप 12th की करें, ठीक है। तो कोई 10th 12th में है, 11th में है, उसको चैनल के बारे में ज़रूर बता दें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें। टाइप ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो, नो एलिमेंट ऑफ एन सेट ए, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ये सारी बात मैंने अच्छे से बता दी थी। जैसे ए माइनस ऑफ बी, कोई 20 का पेयर लिया है तो ऐसा रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन है जिसमें ए यहाँ से उठाया जा रहा है। अब यहाँ से कोई सी भी ए की वैल्यू उठा लो, कोई सी की बी की वैल्यू उठा लो, 20 कभी नहीं आ सकता। तो ये एक एम्प्टी सेट बन गया, यूनिवर्सल एम्प्टी रिलेशन बन गया। ऐसे ही
यूनिवर्सल रिलेशन, एक रिलेशन है सेट का, वो यूनिवर्सल होगा कब होगा, जब उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट लाई हो जाए, मतलब कैसे कि होल पार्ट है वो कंटेन हो जाए। ऐसे आर क्रॉस आर का अपन एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही कोई आर उठाया ए और बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अब यहाँ से सारे इन दोनों के प्रोडक्ट रहेंगे तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहे, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन हो गए। दिस मीन्स दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब उसी सेट में ए और ए ओपन ब्रैकेट में उठा लिए जाएं, कैसे रियल नंबर सिस्टम से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए है वो कोई सेट था। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए बी रिलेशन में लाइक कर रहा है देन बी ए भी रिलेशन में अगर लाइक कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए और बी दोनों लाइक कर रहे हैं रिलेशन में, देन बी और सी भी रिलेशन में अगर लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए और सी भी उसी रिलेशन में लाइक कर रहे होंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, जो आपने पहले से ही गिवन होगा या फिर एज्यूम कर रखा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी जल्दी हो रही हैं इन द सेंस कि मैंने ये पहले करवा चुकी हूँ, मतलब एक 25 मिनट की वीडियो इसी चीज़ को समझाने पे अच्छे से 3-3 4-4 पेज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ उस चीज़ को देख के फिर ये कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं तो ये लगेगा कि मैम तो बहुत जल्दी जल्दी कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस समझ न आने का रीज़न ये हो सकता है कि आप बेसिक की क्लास न देख के पहले ये क्लास देख रहे हो, तो प्लीज़ बेसिक की कोई भी चैप्टर करो उससे पहले क्लास एटलीस्ट देख लो ताकि आपको बेनिफिट हो। मैंने बेसिक पहले इसलिए डाला हुआ है कि आपके एमसीक्यू के लिए 30 से 35 मार्क्स वहाँ से कंटेन हो जाएंगे शॉर्ट में। आपका बेसिक इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद एटलीस्ट उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन करने के कैपेबल हो जाओगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो मैंने इस माइंड लगा के मैंने हाँ भी ये चीज़ पहले करवानी चाहिए, क्योंकि इसको साथ साथ करवाएंगे ना तो साथ में तो करवाई ही जाएगी, बट पहले करवा चुकी है तो इसका मतलब ये 2-3 बार होंगी चीज़ें, और 2-3 बार होंगी तो रिवीजन अच्छे से बन जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इन ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। मतलब अगर ए भी सेट में लाइक कर रिलेशन में लाइक कर रहा है, देन ए बी है तो बी ए भी अगर उसमें लाइक कर रहा है रिलेशन में, एंड ए बी है और बी सी है तो ए सी भी उसी रिलेशन में लाइक कर रहा है, देन द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि सब कुछ अगर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन वाली, देन दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे होगा तो एक एग्जाम्पल से समझिए। लेट टी बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर रिलेशन इन टी, तो कैसे है T1 और T2 सिमिलर हैं एक दूसरे के, सिमिलर हैं तो मतलब T2 सेम ही है। सिमिलर का मतलब क्या होता है बताओ, एक कॉन्ग्रुएंसी बताया था और एक सिमिलरिटी बताया था। कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा साइन था, इसका मतलब था सेम शेप एंड सेम साइज, एंड सिमिलरिटी में क्या होता है ओनली सेम शेप होती है। तो ये मैंने अच्छे से बता दिया था कि ये एस की साइज शेप अगर सेम है तो इसका मतलब है कि वो सिमिलर है, अगर शेप और साइज दोनों सेम है इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। प्लीज़ आप 10th को अच्छे से अगर अपना बेस बना रहे हो तो 12th का अपना 80% कवर अप कर रहे हो। तो अगर किसी को 10th में से कोविड की सिचुएशन में बच्चों की 10th निकल गई, किसी भी हालात में कैसे भी निकली कि पेपर पास हो गया, कुछ कैसे भी हुआ, जैसे भी नकल वगैरह करके या बिना पेपर दे के भी हो गया, कुछ भी करके हुआ हो, पर अगर आपने मैथ्स ले रखा है 12th क्लास में तो प्लीज़ 10th की बेसिक की सारी की वीडियो 2-3 दिन में आप आराम से निपटा सकते हो। इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है वो, और इतना ईजी सा है कि आपको ये लगेगा कि 10th के मैथ में तो यार 100 आउट ऑफ 100 ले सकता था मैं अगर मैंने पढ़े होते तो। ठीक है, सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ देख लेना वीडियो। 6th चैप्टर था कि T1 और T2 रिलेशन में है तो T1 सिमिलर है, ऐसे ही T2 एंड T1 रिलेशन में है देन T2 इज सिमिलर, तो आप बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। अगर ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो गया, अगर वो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि वो खुद के सिमिलर है तो इसका मतलब दूसरा उसके तो सिमिलर होगा ही, तो मतलब ये तो सिमिलर होंगी। ऐसे T1 T2 एंड T2 3 अगर सिमिलर है एक दूसरे के तो T3 भी T1 के सिमिलर हो जाएगा, देन वो ट्रांजिटिव भी बन गया। तो रिलेशन तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन कौन सा गिवन था कि ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं, मतलब ये वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं अच्छे से, इसी बात को 10 मिनट मैंने ज़्यादा वेस्ट कर दिया।
कोई नहीं, आज पहली क्लास है इसलिए ज़्यादा फोकस इस बात पे करेंगे कि हमें कैसे सीखना है, कैसे चीज़ें करेंगे। छोटी मैं ले रही हूँ 100%, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया और साथ में पढ़ी और कमेंट करके बताया कि मुझे यहाँ पे कमी लगी या मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, या कोई ये चीज़ भी हो सकती है कि क्या पता मैं बाई चांस कोशिश करूँगी कि कोई भी गलती ना हो भी जाए तो आप प्लीज़ बताइए कि हाँ भी यहाँ पे आपने मैम गलती कर दी। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? कंटेनिंग ए फॉर एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्रेरी सेट। तो ये एग्जांपल्स हैं, प्लीज़ आप देख लेना, कुछ नहीं है इनमें। अभी रिलेशन का हो गया है सारा का सारा, अभी आप करेंगे रिलेशन की एक्सरसाइज। मीन्स एक्सरसाइज है ये अपनी 1.1 12th की। देखो क्या है, अब इतना आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है अपना बेसिक कि हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है एंड कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो एक फर्स्ट के 5 एग्जाम है, इसकी 5 पार्ट हैं, तो करते हैं। रिलेशन आर है कुछ ऐसा ऐसा 1 2 13 14, अगर ऐसे कोई एक्स और वाई उठाए जाते हैं इसी में से तो 0 आ रहा है, बताओ। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, कुछ है या नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन दिख गया अच्छे से? मैं एक बार नोट डाउन कर लेती हूँ। थोड़ा लिखने का तरीका पेपर में अच्छे से कर लेना भी, मैं हर एक क्लास में बताऊंगी कि यहाँ पे ये बात नोट करनी है, लेकिन इन वर्डिंग, तो प्लीज़ बी अवेयर और अपनी कॉपी पेन साथ में लेके चलें। रिलेशन आर इन सेट ए, पहले समझे फिर उसको बाद में उतार लेना, आपके पास ही कॉपी रहेगी, आपके पास ही वीडियो रहेगी, आपके पास ही अपना फ़ोन रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। 13 14, तो ये डिफाइन है, कैसे डिफाइन थे? डिफाइन थे कुछ ऐसे ऐसे, आर इज इक्वल टू एक्स और वाई उठाए हैं, कहाँ से उठाए हैं? 3x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0, ऐसे ऐसे उठाए हैं। तो पुट आपको क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो x की जगह पे या y की जगह पे x कर देते हैं। तो क्या आ गया? 3x माइनस ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2x कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। प्लीज़ थोड़ी वर्डिंग अच्छे से देख लेना क्या लिख रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसी का, तो ये ए पार्ट हो गया। अब बी में क्या करेंगे? सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करते हैं? ए बी है तो बी ए करते हैं, मतलब अगर अपने पास सिर्फ 3x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0 है, देन 3y माइनस ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। हो सकता है, मतलब इनमें से कोई सेट में से पॉइंट उठाओ ऐसे ऐसे, तो कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, मतलब अगर y की वैल्यू 1 ले लेते हैं और x की वैल्यू भी 1 ही ले लेते हैं, तो 3 1 माइनस ऑफ 1 कुछ भी ले सकते हैं, कोई कंडीशन थोड़ी ना है। तो 3 में से एक गया, क्या वो 0 के इक्वल आ सकता है? 2 आ गया भाई, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉट, तो लिखना है दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे इसका सी पार्ट क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? इफ़ 3x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो कोई 3y माइनस ऑफ z भी 0 के इक्वल होगा। देन नहीं सॉरी, कुछ ऐसा ऐसा भी अगर 0 के इक्वल है तो आप प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? कि 3x माइनस ऑफ z इक्वल टू 0 आ जाए। अब देखो ये ऐसी मान लेते हैं कंडीशन होगी सेटिस्फाई। अब यहाँ से कोई x की वैल्यू उठाते हैं, x की वैल्यू क्या उठा ले? कुछ भी उठा ले, चलो 13 ले लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या क्यों ले रही हूँ। और यहाँ पे 14 ले लेते हैं। 39 13 39 माइनस ऑफ 14, मतलब 13 इंटू 3 ज़ा 39 होता है, और 14 ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से, तो 25 बच गया। 25 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है ये 0 के इक्वल, मीन्स नोट, दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले डेफिनेशन अच्छे से समझा दी थी, इस वजह से समझ में आ गया। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन है कैसे? आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4।
तो अपने को क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव है क्या है, कुछ है वो प्रूव करना है। तो क्या है ये, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेट कोई कैसा उठा रखा है, नेचुरल नंबर्स का है, सेट है नेचुरल नंबर्स का। देखो एन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हायर क्लासेस में एन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि नेचुरल नंबर सिस्टम है, ताकि हमें थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन किया जा सके कि ये एन कोई नेचुरल अल्फ़ाबेट है या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस फॉर्म को। तो ये हायर क्लासेस में यूज़ करना, यहाँ पे भी ठीक है, कर लो जैसा भी है। यहाँ पे देखो इसने बोल्ड कर रखा है थोड़ा सा, तो आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, बट मैंने बता दिया हायर क्लासेस में ये होगा। तो और आर है अपने पास कुछ ऐसा ऐसा, कैसा, एक्स ऑफ वाई, फर्स्ट हो गया था, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना, और एक्स है वो लेस देन 4। तो आपको क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है पहले, फिर सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्स है वो एक्स प्लस 5 के इक्वल है ना। यहाँ से इक्वेशन थी अपने पास कि अपने वाई को एक्स मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो गया। अब एक बात बताओ, एक एक्स है, मतलब मेरे पास एक्स कुछ भी हो नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 अप टू लाख ले लेते हैं, कुछ भी ले, लाख में 5 जोड़ेंगे तो 1,05,000 हो जाएगा। मिलियन में अगर 5 ऐड करेंगे तो 1,000,005 हो जाएगा, ना कि 1 मिलियन ही रहेगा। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट क्या, क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव, कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पूरा कंप्लीट लिखना, ये गंदी आदत मत डालना अभी, ये रिवीजन के टाइम के लिए अच्छी बात है, बट अभी अच्छी बात ये है कि आप अच्छे से सीखो। अब करते हैं पुटिंग। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अपने पास क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो ऐसे ही अगर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5 होना चाहिए, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे 5। अब यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ पे, मतलब कि अगर मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई माइनस ऑफ 5, तो यहाँ पे वाई प्लस 5, तो नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट क्या, नहीं है सिमेट्रिक। इजी सा था। ऐसे ही इसी का क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। मीन्स अगर अपने पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, कोई जेड है वो y प्लस ऑफ 5 है, तो अपने को प्रूव करना है कि x है वो z प्लस 5 हो जाए। यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि x किसके इक्वल है, यहाँ से आ रहा है अपने पास x इज इक्वल टू वाई माइनस 5, यहाँ से आ रहा है z इज इक्वल टू किसके इक्वल, y प्लस 5। क्या हो जाएगा बताओ, x की जगह पे y माइनस ऑफ 5, z की जगह पे y प्लस ऑफ 5 प्लस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू y प्लस 10। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज जो z है, सॉरी x है, इज नॉट इक्वल टू z प्लस 5, हैंस, या नहीं इम्प्लाई लेते, इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, आ गया होगा समझ में, इजी सा था। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ लैंग्वेज में, आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो आप कल करेंगे। रिलेशन है कुछ ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 6 और एक्स वाई, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, मतलब अगर अपने पास 6 नंबर तक गिवन है, तो उनमें से ये बता दो कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। एक्स एक्स से डिवाइड हो जाता है, हाँ भी खुद से डिविजिबल तो होता ही है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अगर यहाँ पे मैं y को x की जगह पे ले लूँ और x को y की तरह जगह पे ले लूँ, मतलब y इज़ डिविजिबल बाय x, तो x इज़ डिविजिबल बाय y होगा। मतलब क्या कहना चाहती हूँ मैं, पहले वाले में तो मैंने 1 2 3 4 5 6 में से थर्ड पार्ट है इसका, कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रिलेशन था कुछ ऐसा ऐसा, ए है वो 1 2 3 4 5 अप टू 6 तक है, और आर है वो ऐसा है कुछ कि एक्स है वो डिविजिबल बाय वाई है। अब डिविजिबल बाय वाई है, तो पहले पार्ट में क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, तो पुट एक्स इज इक्वल टू पुट वाई इज इक्वल टू एक्स कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्स है वो खुद से डिविजिबल होता है, हाँ भाई एक्स बाय एक्स डिविजिबल होता है, वन आंसर आता है, तो हो गया, आर इज, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव।
अगर हमें रिफ्लेक्सिव तो हो गया प्रूव, अब क्या करना है, हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए y डिविजिबल है x से, ऐसे ही क्या x होगा, x इज डिविजिबल बाय y, बताओ, नहीं होगा, x इज नॉट डिविजिबल बाय y। उसका रीज़न क्या है, देखो, अगर यहाँ पे मैंने 6y लिया है और 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 2। अब 3 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ गया 1/2। सेम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x और y इक्वल नहीं आ रही, सो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही अगर हम थर्ड केस लेते हैं, कौन से वाला, ट्रांजिटिव वाला, तो x है वो डिविजिबल बाय y, इफ x है वो डिविजिबल बाय y है, शॉर्ट में लिख दिया है, प्लीज़ आप कंप्लीट लिखना। देन अपने पास एक रूल के अकॉर्डिंग क्या, कि y है वो और y है वो डिविजिबल बाय z, तो अपने पास आना चाहिए x इज डिविजिबल बाय z। होगा ऐसा, बताओ, मतलब अगर मैंने कुछ 4 लिया, 4 को डिविजिबल कर दिया 2 से, तो आंसर आ गया अपने पास 2। ऐसे ही कोई 2 लिया, उसको 2 से 1 से डिविजिबल कर दिया तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब अगर मैं 4 को डिविजिबल कर रही हूँ किससे, 1 से, तो आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब डिवाइड तो हो रहा है, हेंस दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, कि वो आर है वो ट्रांजिटिव तो है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव आ गया। यहाँ पे देखो y इज डिविजिबल बाय x, मतलब उसी चीज़ को ले लेते हैं, कैसे, 1 और 2 ले लेते हैं कि 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो 1/2 आंसर आ गया। 2 इज डिविजिबल बाय 1, उसमें पॉइंट्स में आंसर आता और वो इनमें बिलोंग नहीं करता, दैट्स उसका रीज़न ये था। जैसे यहाँ पे 3/6 लिया, 1/2 वो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, 2 तो लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका रीज़न यहाँ पे था सिमेट्रिक न बनने का। रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया था, तो आज एक रिफ्लेक्सिव बन गया था, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं बना था, एंड ट्रांजिटिव बन गया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर डिसाइड करेंगे कि आपका क्या बनेगा क्या नहीं। फोर्थ है आपका आज का होमवर्क है, क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन कैसे, x माइनस वाई इन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, मैंने 10th क्लास की एक स्टार्टिंग में बेसिक वीडियो डाल रखी है, प्लीज़ वो देख लेना, आपको इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सब कुछ, टर्मिनल्स वगैरह, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास एंड लिसनिंग मी, फॉर गिविंग यू योर प्रीसियस टाइम मी एंड आवर स्टडी। हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुद की अगर एक पहचान बनानी है तो अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप स्टडी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।